हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप व्यापार, पर्यावरण, सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली के अपने एक चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, आपका एक चैप्टर है, एक यूनिट है फॉरेन पॉलिसी में कि व्यापार, पर्यावरण, सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली क्या है। सिंपल सी बात को समझिए। देखो, विश्व स्तर पर भारत का जो व्यापार है वो कैसा है, आपको ये पढ़ना है आज के इस चैप्टर में। और दूसरी बात आपको पढ़नी है कि पर्यावरण को लेकर आज देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण है। आप गौर कीजिए, आपको पहली क्लास से लेकर ईवीएस के फॉर्म में, पहले क्लास में ईवीएस शुरू हो जाती है बच्चों की, ईवीएस से लेकर आपको 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज़ में आपको पर्यावरण का चैप्टर मिल जाएगा। साइंस का हो, भूगोल का हो, इतिहास का हो, पर्यावरण का टॉपिक आपको आराम से मिल जाएगा। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी ये पर्यावरण का टॉपिक आज पूरी दुनिया में है। कॉलेज में भी आपको यही पढ़ना पड़ता है जो कि आपने स्कूल में पढ़ा हो। तो पर्यावरण का चैप्टर अगर मैं देखूँ तो मैंने यही पाया है कि शुरू से लेकर जो हम बहुत हायर एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ तक भी पर्यावरण के बारे में हमें पढ़ना रहता है। पॉलिटिक्स में पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है और आप पढ़ भी रहे हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी में कि पर्यावरण के बारे में भारत की क्या वार्तालाप की शैली है। तो क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए अगर हम बात करें तो पर्यावरण के मामले में जब विश्व लेवल की कोई मीटिंग होती है, जब वर्ल्ड लेवल की कोई मीटिंग होती है, तो उस समय भारत क्या कहता है पर्यावरण के बारे में, यही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, भारत क्या दृष्टिकोण रखता है, भारत के क्या मतलब भारत ने कौन कौन सी ट्रीटीज़ वगैरह साइन की है पर्यावरण से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ ही सुरक्षा रणनीति, आज हम देखते हैं कि कोई भी देश आंतरिक रूप से भी और स्पेशली बाहरी रूप से सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आतंकवाद के कारण हो, चाहे वो किसी दूसरी वजह के कारण हो। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सुरक्षा के मामले में भारत क्या कहता है, भारत की क्या वार्तालाप की शैली रही है, तो वो आपको पढ़ना है। आज की इस वीडियो में मेनली मेरा फोकस व्यापार पर है कि व्यापार के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखो, फॉरेन पॉलिसी के जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भाई जो चैप्टर्स हैं ये स्कूल के नहीं हैं, तो ये काफ़ी डिटेल हो ही जाते हैं। मैं क्या करूँ, अगर मैं स्किप करता हूँ कोई चीज़ तो मुझे लगता है कि यार बीच में कुछ छोड़ दिया और हो सकता है कि ये बात आपके लिए ज़रूरी थी। तो बस यही कहूँगा, आपको अगर वीडियो बड़ा भी लगता है तो पूरा देख लें। आप वही चीज़ लीजिए जो आपको सही लग रही है। आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपको उसको खुद छोटा कर सकते हो। बाकी मैं लास्ट में जब आपका पेपर होता है तो उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक वीडियो या बना देता हूँ, या उससे 1 हफ्ते पहले ही वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि आप कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं या कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरे बड़े ही नोट्स आप फॉलो करो, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ज़्यादा जब हम पढ़ लेते हैं, जब हम 100% पढ़ लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप जब एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपको 100% का अगर आपको 50% भी याद है, तब भी आप पूरा लिख देंगे जितना टीचर आपसे उम्मीद करता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का वैश्विक व्यापार, यहाँ पे मुझे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ खास रीडिंग नहीं करी। बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप लोगों का मेरे ऊपर कि जल्द से जल्द वीडियो लाओ, तो बस मैंने जल्द से जल्द वीडियो लाई है यहाँ पर। तो यही है, यही बात है कि अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ टॉपिक। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा बस रीड करने का है, तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे बातों को। देखो, भारत का वैश्विक व्यापार, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के आगमन के साथ इसे 1990 के दशक की शुरुआत में कई बाधाओं को हटाना पड़ा और बाद में इसने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार के सुचारू संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। द्विपक्षीय व्यापार का मतलब होता है दो देशों के बीच व्यापार, यानी कि एक तरफ भारत है, एक तरफ इंडिया है, और दूसरी तरफ दूसरा भी कोई देश हो सकता है। ठीक है, अमेरिका हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है। और बहुपक्षीय व्यापार का मतलब है कि भारत एक साथ कई देशों के साथ व्यापार करने की कोशिश करता है। जैसे कि सार्क, सार्क क्या है, व्यापार के लिए ही तो बनाया गया था। तो सार्क में कई सारे देश शामिल हैं, तो व्यापार करने के लिए कई सारे देशों को के साथ एक साथ व्यापार किया जा रहा है। तो बहुपक्षीय व्यापार भी भारत के द्वारा किया जाता है, इसके लिए भी भारत में प्रयास हो रहे हैं। अब बात को समझिए, आगे बढ़ते थोड़ा सा। क्योंकि व्यापार वैश्विक परिदृश्य में किसी देश की शक्ति को मापने का एक प्रमुख मानदंड है, इसलिए सरकार के लिए अपने बाजार को उदार बनाना, यानी कि उसमें जो नियंत्रण लगे हैं उसको हटाना, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रमुख बाधाओं को दूर करना मजबूरी थी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो आप जानते हैं 1990 का जो दशक था भारत में, वो भारत के लिए क्राइसिस का टाइम था। 1990 का जो टाइम था भारत के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस था आर्थिक व्यवस्था के रूप में। ये ऐसा समय था जिस समय भारत के पास 6-7 दिन का ही पेट्रोल खरीदने का पैसा बचा हुआ था। मतलब ये ऐसी स्थिति थी जिस समय भारत के पास कोई खास विदेशी मुद्रा नहीं थी, आर्थिक कमजोरी बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर थी, सोना तक गिरवी रखना पड़ा था सरकार को 1990 के आसपास, मैं बता रहा हूँ। तो खराब स्थिति थी। और ऐसे में जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये आपकी मदद कर सकते थे, लेकिन तब जब आप इनके अकॉर्डिंग या इनकी शर्तों को माने।
तो ये एक बड़ा कारण था, एक बड़ा प्रेशर भी था भारत के ऊपर, और एक अलग चीज़, पूरी तरह भारत के इतिहास को परिवर्तित करने वाला निर्णय भी था। अभी तक सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था बाजार के ऊपर 1990 के दशक तक, लेकिन 1990 तक की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1990 के बाद अगर हम बात करें तो भारत में निजीकरण, व्यापारी वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो गया बहुत सारी चीज़ों का, उदारीकरण यानी कि सरकार अब बहुत आसानी से लाइसेंस प्रोवाइड करने लग गई, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ गया, संस्कृति हमने बहुत सारी जो सांस्कृतिक चीज़ें थी उन्हें अडॉप्ट करना हमने शुरू किया, वैश्वीकरण बढ़ गया, माइग्रेशन वगैरह काफ़ी बढ़ गया, लोग एक देश से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ गई। तो 1990 के दशक में भारत ने इन चीज़ों को अपनाया और ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। तो भारत के विदेशी व्यापार में एक 1990 का जो दशक है वो काफ़ी अहम भूमिका रखता है, क्योंकि इसके बाद से ही भारत का जो व्यापार है उसमें एक नया मोड़ दिखाई देता है, व्यापार काफ़ी बढ़ जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल अभी बैकग्राउंड में जाएं तो जो मौर्य थे, चोल थे, गुप्त, पांडे जैसे जो साम्राज्य थे दक्षिण भारत के भी, जैसे कि चोल हो गया, पांडे हो गए, दक्षिण भारत के साम्राज्य थे, गुप्त हो गया, मौर्य हो गया, उत्तर भारत के साम्राज्य थे। तो जैसे प्राचीन भारतीय साम्राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई जो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उन, और नेपाल और अफ़गानिस्तान और सिलोन जैसे पड़ोसी जो राज्य हैं उनके साथ समुद्र के पार वाणिज्यिक गतिविधियों को ले जाते थे। मतलब यह है कि सिंपल सी बात है, अभी आप ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो प्राचीन टाइम पर समुद्र पार भारत में व्यापार होता था, स्पेशली जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उनके साथ भारत का व्यापार होता था, और नेपाल और अफ़गानिस्तान से ज़मीन के रास्ते भी व्यापार होता था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत ने द्विपक्षीय व्यापार में भारत के द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई। स्वतंत्रता से पहले क्या था कि भारत सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही व्यापार करता था, एक तरफा व्यापार था जो कि सिर्फ ब्रिटेन के साथ था, जिसमें ब्रिटेन को ही फ़ायदा था। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत ने द्विपक्षीय आधार पर कई सारे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए, व्यापार करना शुरू किया। इसने नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश जैसे कुछ पड़ोसी देशों के साथ व्यक्तिगत व्यापार संबंध स्थापित किए। व्यक्तिगत का मतलब यह है कि आपसी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। देखो, अगर मैं किसी दूर बैठे किसी देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहा हूँ तो उस समय मुझे IMF या वर्ल्ड जो WTO है उसके नियमों को ज़्यादा सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत का मतलब ये है कि क्योंकि भाई ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, मतलब ये आसपास के हमारे देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, और आज हम चीन का भी प्रभाव इनके ऊपर बढ़ता हुआ देख सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, इसलिए हम कई सारी छूट इन्हें दे देते हैं, या अलग तरीके से हम इन पे यहाँ से व्यापार करते हैं। जब हम इनके साथ व्यापार करते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, या जो बहुत सारे जो नियम हैं उन्हें हम दूर हटाकर आपसी समझौता करके हम यहाँ पर व्यापार करते हैं। जैसे कि नेपाल के साथ हम ऐसा व्यापार करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे किसी भारतीय को या किसी नेपाली को वीज़ा वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं, पासपोर्ट वगैरह बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में जो व्यापारिक रिलेशन है उन पर एक अलग असर दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये बातें हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में शुरुआत में व्यापार के क्षेत्र में नए अवसरों की शुरुआत के साथ भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर देखने के साथ नए व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1992 में लुक ईस्ट नीति की घोषणा की, यानी कि पूर्व की ओर देखो की घोषणा की। धीरे धीरे भारत 1994 में आसियान के साथ क्षेत्रीय संवाद भागीदार और 1996 में पूर्ण संवाद भागीदार बन गया। इसके बाद भारत एशियाई सहयोग 2 दशक पहले 2002 में शुरू हुआ था। अब यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे हमने कुछ खास चीज़ें नहीं पढ़ी, सामान्य बातें पढ़ी कि ऐतिहासिक रूप से भारत का व्यापार कैसा था, और स्पेशली हमने बात की कि स्वतंत्रता से पहले भारत का जो व्यापार था वो ब्रिटेन से ही था, एक तरफा। स्वतंत्रता के बाद भारत द्विपक्षीय व्यापार पर निर्भर हो गया। इसके साथ ही भारत ने व्यक्तिगत व्यापारिक संबंध स्थापित किए नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ। और 1990 के दशक में जब भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया, प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपनाया, तो व्यापार के क्षेत्र में नए अवसरों की शुरुआत हुई। ऐसे में भारत ने भी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं इनके साथ
मतलब व्यापारिक संबंध बढ़ाने का प्रयास किया, इनके साथ प्रयास किया कि नए व्यापार के अवसर पैदा हो सकें। 1992 में ही नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट की नीति की घोषणा की, मतलब कि पूर्व की ओर देखो। देखो, भारत की अगर हम पूर्व की बात करें तो थाईलैंड, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, ये कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो लुक ईस्ट का मतलब यही था, यहाँ पर जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो भी शामिल हैं। मलेशिया वगैरह हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये जो पूर्वी देश थे, ईस्ट में जो दक्षिण पूर्वी देश थे, इन सभी के साथ इन सभी के ऊपर देखो ऐसे ही नीति की घोषणा की गई, मतलब इनके साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। और आसियान, उसी में आसियान एक समूह है जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ही समूह है। तो इसके साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत 1994 के बाद से ही प्रयासरत है। और 2002 में हम देखते हैं कि दोनों में भारत और एशिया के मतलब आसियान के साथ मतलब सहयोग वगैरह भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 2002 के बाद। वैसे आसियान के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। ये एक ऐसा व्यापारिक समूह है जिसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया वगैरह देश आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा व्यापार सक्रिय रूप से करते हैं। तो आसियान के साथ, अब यहाँ पे देखिए, आसियान के साथ भारत का जो व्यापार है वो केवल 10.5% ही है, जो चीन की तुलना में बहुत कम है। भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया था, मतलब मुक्त रूप से व्यापार किया जाएगा भारत और आसियान के बीच। ये जो समझौता है वो 2009 में मतलब अस्तित्व में आया था, लेकिन अभी तक पर्याप्त प्रगति इसमें हासिल नहीं हुई है, मतलब अच्छे से प्रोग्रेस इसमें नहीं देखी गई है। भारत और आसियान के विपरीत भारत और यूरोपीय संघ के बीच अब तक कोई मुक्त व्यापार समझौता से संबंधित कोई क्षेत्र नहीं बना है। मतलब यहाँ पर देखिए, यूरोपीय संघ और भारत के बीच कई सारे बैठकों में ऐसी बातें की जा रही हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए, फ्री ट्रेड हो दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही ग्रुप्स के बीच में, भारत के बीच में और यूरोपीय संघ ग्रुप के बीच में, लेकिन अभी तक ये हकीकत में नहीं हो पाया है। यूरोपीय संघ चीनी गतिविधियों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर अभी हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाना काफ़ी जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीन की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा ऊपर जाए। अगर हम चाहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे ज़्यादा बहुत और भी ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि भाई वैसे बहुत ऊपर चली गई है, और हम भी आगे बढ़ें, हम दोनों चीज़ें चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती ही चली जाए। जाहिर तौर पे झूठ क्यों कहना, हम नहीं चाहते कि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर बात है कि चीन का वर्चस्व बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए खतरा है। ठीक है, ऐसे में हम ये चाहते हैं कि चीन का जिन देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है वहां पर हम भी उनको एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, क्योंकि लोग चीन से परेशान भी हैं, क्योंकि चीन में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, और चीन का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आसियान जो देश है, आसियान जो समूह है, उसके साथ भारत को अपना व्यापार बढ़ाना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे कार्य अभी हमें करने हैं, क्योंकि चीन की तुलना में भारत का आसियान के साथ व्यापार बहुत कम है, जिसको अभी बढ़ाने की आवश्यकता है। एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, तो भारत का वैश्विक व्यापार में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे देखो, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में कुछ अभी खास फ्री ट्रेड का क्षेत्र नहीं बना है, लेकिन हाँ, मतलब प्रयास जारी हैं, दोनों में व्यापार बढ़ाने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूरोपीय संघ चीनी गतिविधियों और एशिया में इसकी बुरी अभिकल्पना स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में जनता जानता है। वह भारत के साथ आर्थिक संबंध विकसित करके चीन को रोकना चाहता है। अभी मैं यहाँ पे एक इमेज भी डाल दूंगा आपके लिए, याद रहा तो वीडियो में एडिट करके, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको ओरली समझाता हूँ क्या बात है। देखो, यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, भारत तो बढ़ाना चाहता ही है, लेकिन यूरोपीय संघ भी बढ़ाना चाहता है। इसका एक रीज़न दोनों ही देशों के लिए ये है कि चीन की जो नीति है, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, उससे स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स से क्या होगा, जो जो समुद्र है, क्या नाम है उस समुद्र का, हिंद महासागर, सॉरी भूलना नहीं चाहिए, मैं भूल गया, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है, सॉरी भूल गया अगेन। स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, चीन के कब्जे को बढ़ावा देता है। स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अगर चीन की ऐसे ही सक्रिय होती गई तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में पूरी तरह चीन का कब्जा हो सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत भी है, तो साथ में ये हो सकता है कि दोनों देश आमने सामने आ जाएं, जो कि भारत के लिए भी खतरा है एक। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स होता क्या है।
देखो आप देख सकते हैं मैप में भी मैंने आपको दिखाया है कि जो भारत है उसके चारों तरफ कई सारे छोटे छोटे देश हैं, कई सारे कंट्रीज़ हैं, उनके कई सारे पोर्ट वगैरह हैं, बंदरगाहें वगैरह हैं, जिनको चीन ने खरीद लिया है। जैसे कि चीन ने क्या किया है, कई सारी बंदरगाहों वगैरह को खरीद लिया। जैसे कि मान लो ये बीच में भारत है और भारत के आसपास कई सारी बंदरगाहें हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान की एक बंदरगाह है, यहाँ पे एक अफ्रीका है तो अफ्रीका का यहाँ पे बंदरगाह वगैरह है, यहाँ पे दूसरे देश श्रीलंका वगैरह है, बांग्लादेश से संबंधित या म्यांमार से संबंधित एक बंदरगाह वगैरह है, एक क्षेत्र है जिसको चीन ने अपने अधिकार में ले लिया है। अब चीन क्या कर रहा है, एक माला की तरह पूरा का पूरा एक घेरा बना ले रहा है और इसी को कह रहे हैं हम मोतियों, मतलब एक मोतियों की माला कह रहे हैं हम इसको, जो कि एक रस्सी है, एक माला है जो कि भारत को पूरी तरह कैप्चर करना चाह रही है, पूरी तरह घेरना चाह रही है और हिंद महासागर को अपने अंडर में लेना चाह रही है। यहाँ पे हिंद महासागर है तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिंग या स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो क्या है, वो ऐसी नीति है चीन की जिससे चीन भारत को घेरना चाहता है पूरी तरह। ये एक रेखा बन जाएगी, आप अभी मैप मैंने आपको दिखाया तो वहाँ पे एक रेखा बन जाएगी और इससे पूरा भारत को घेरेगा और साथ में हिंद महासागर पर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कब्जा हो जाएगा। और हिंद प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्र शामिल हैं जो कि चीन जिन पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो यूरोपीय संघ भी चाहता है कि चीन पीछे हो, चीन कमज़ोर हो, तो इसलिए भारत के साथ ये भी व्यापार बढ़ाना चाहता है। एक उल्लेखनीय विकास यह है, अब एक विकास भी यहाँ पर देखिए, भारत का वैश्विक विकास, वैश्विक व्यापार में एक यहाँ पर उल्लेखनीय विकास यह है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान भारत अमेरिका व्यापार ने 2019 और 2020 में भारत चीन व्यापार को पीछे छोड़ दिया, जबकि भारत चीन व्यापार 2021 के अंत में केवल 81 बिलियन डॉलर है। कई चीनी एपीएस और उत्पादों के उपभोग पर भारत द्वारा लगाए गए कुछ कड़े उपायों प्रतिबंधों के बाद अब भारत अमेरिका व्यापार 2018-19 में 87 बिलियन डॉलर की तुलना में 88 बिलियन डॉलर हो गया। अब एक बिलियन में कितना होता है, तो 1 बिलियन में 1000 करोड़ होता है, ठीक है। 1 बिलियन में 1000 करोड़ होता है और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे सही साबित करने के लिए कमेंट में लिख देना, हो सकता है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि 1 बिलियन में 100% मैं श्योर हूँ, 1 बिलियन में 1000 करोड़ होते हैं, 1000 करोड़ होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा समझना नहीं, बस ये याद रखो कि 87 बिलियन डॉलर से बढ़कर 88 बिलियन डॉलर हो गया और इस तरह हमने चीन से ज़्यादा व्यापार अमेरिका के साथ किया। अब यहाँ पे एक चीज़ सही भी है यहाँ पर कि चीन के साथ हमारा व्यापार हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है कम कर पाना, लेकिन जितना हो सकता है सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअल में दोस्तों भारतीय लोगों को नीड भी है उनके सामान की, ऐसा नहीं कि नीड नहीं है हमें। अब जाहिर सी बात है कि जो चाइनीज़ कंपनी है वो काफ़ी सस्ते में चीज़ें प्रोवाइड करा देती है, तो इसलिए नीड भी है, लेकिन हाँ उसका हमें ऑप्शन बनाना है, धीरे धीरे हमें कर कर वहाँ पर ऑप्शन तैयार करना है कि किस तरह से हम उनके जैसा माल हम खुद तैयार कर सकें या किसी दूसरी कंट्री से हम ले सकें, चीन से ना लेकर, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रॉफिट, जाहिर सी बात है अपने अपोजिट कंट्री को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। आप अपने कॉम्पिटिटर को, अपने आप जो विरोधी खड़ा है उसको आप खुद ही सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये बात मेन है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण विश्व अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। इससे पहले विश्व अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से पूर्वी एशियाई आर्थिक संकट से प्रभावित थी। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो 2008 से जो वैश्विक वित्तीय संकट आया था विश्व में, स्पेशली अमेरिका और यूरोप में देखा गया था ये, तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी धीमी हुई थी वैश्विक अर्थव्यवस्था, लेकिन अब इसका उतना असर नहीं दिखता। आर्थिक सुधार, कुछ क्षेत्रों में निवेश को खोलने, राजनीतिक स्थिरता और भारत में बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार जैसे कदमों ने इस 21वीं सदी की शुरुआत में घरेलू बाजार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। भले ही 2008 में वैश्विक संकट देखा गया था आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी भारत की जो डेमोक्रेसी है वो तो काफ़ी स्थिर हो चुकी है, राजनीति काफ़ी स्थिर हो चुकी है पहले के मुकाबले। यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट बन रही है वो काफ़ी स्थिर है, स्टेबल है, राजनीतिक पॉलिटिक्स यहाँ की काफ़ी स्थिर हो चुकी है और इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है, दूसरे कई सारे कार्य हुए हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जिसके कारण जो घरेलू बाजार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमत और खराब आर्थिक बुनियादी बातों ने 2012 से 13 में भारतीय व्यापार को प्रभावित किया था। 2014 में देश में व्यवस्था में बदलाव, घरेलू मांग में वृद्धि जैसे बाद के घटनाक्रमों ने 2016 की दूसरी छमाही मतलब 6 महीने के बाद, 6 से लेकर जो 12वां महीना है उसके बीच का जो समय है, 7वां महीना 8वां महीना, तो छमाही दूसरी छमाही का मतलब वो है।
तो 2016 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बड़े पैमाने पर मदद की। जबकि विकासशील देशों ने मिश्रित प्रदर्शन हासिल किया। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर चीन ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली इस दौरान ये जो टाइम पीरियड है, अगर हम देखें तेल वगैरह के दाम बढ़े वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं होती रहती हैं। तो इस दौरान जो विकासशील देश हैं वो अच्छा भी कर रहे हैं प्रदर्शन, बेकार भी कर रहे हैं। बाकी जो आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो चीन हैं वो काफ़ी अच्छे रूप से अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दे रहा है, और साथ में जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, उसको बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत के निर्यात में हल्का उछाल देखा गया है, लेकिन एशिया में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसका माल निर्यात संतोषजनक नहीं है। अब एशिया में कई सारे और भी विकासशील देश हैं। चीन सबसे बड़ा खुद ही विकासशील देश है, डेवलप अभी हुआ नहीं है लेकिन खुद भी विकासशील देश है। तो दूसरे की अगर हम तुलना करें तो भारत का जो निर्यात है वो काफ़ी कम है। हाल के वर्षों में भारत का व्यापार गतिशील निजी क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर और सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित किया गया है, क्योंकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक बढ़ावा दे रहे हैं। आज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में जो व्यापार है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ता जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं अर्थव्यवस्था को। पिछले 25 वर्षों में भारत के निर्यात में 17% और आयात में 19% की वृद्धि हुई है। मतलब निर्यात में 17% की वृद्धि हुई, हम 17% ज़्यादा सामान बाहर बेच रहे हैं, और 19% ज़्यादा सामान हम आयात कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं देश में। वास्तव में बाजार उदारीकरण की शुरुआत के बाद से भारत के वैश्विक व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। जब से भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया था, तो उस समय से अगर हम देखें तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाई है, जिसके कारण वैश्विक बाजार में वैश्विक व्यापार का, भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो काफ़ी या कई गुना बढ़ गया है। वास्तविक संख्या में भारत का निर्यात 1990 के दशक की शुरुआत में 0.6% से बढ़कर 2016 में 1.7% हो गया। तो देखो 1990 तक भारत का जो व्यापार था वो विश्व में 0.6% था, टोटल विश्व के देशों का 1% भी नहीं था। लेकिन हाँ, 2016 में अगर हम देखें तो बढ़कर ये 1.7% हो गया है विश्व का। इसी तरह उक्त अवधि में इसी समय भारत का आयात जो है, निर्यात के साथ यहाँ पे आयात देखिए, जो आयात है वो विश्व का 0.6% से बढ़कर 2.4% हो गया। मतलब आयात और भी ज़्यादा बढ़ा है। इस उच्च विकास ने भारत में निरंतर मजबूत आर्थिक विकास में मदद की है। तो इस तरह व्यापार से भारत को मजबूती भी मिली है। 2000 देखो दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा करनी है। अभी मैं थोड़ा सा कंक्लूजन दे दूंगा आपको कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट करनी है। उसके लिए घबराइए मत, बस पॉइंट एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। 2015 में भारत ने 2015 से 20 से विदेश व्यापार नीति की घोषणा की, जिसमें 2 व्यापक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था। सबसे पहले भारत ने अपनी हिस्सेदारी को 450 यानी कि 450 बिलियन से 900 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। दूसरे, यह उम्मीद की जाती है कि भारत निर्यात आयात की टोकरी में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3.5% कर देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत ने 2015 में अपनी विदेश व्यापार नीति की घोषणा की, जिसमें भारत ने घोषणा की कि वो अपने व्यापार जो अपनी हिस्सेदारी है उसको 450 बिलियन से बढ़ाकर 900 बिलियन डॉलर करेगा वो व्यापार में, चाहे वो आयात हो, निर्यात हो, किसी भी बढ़ावा हो दिया जाए, लेकिन व्यापार भारत और भी ज़्यादा करेगा, ऐसी घोषणा की गई थी। और 2% से बढ़ाकर आयात को 3.5% कर देगा, ऐसा भारत ने कहा था। आयात निर्यात दोनों को, ठीक है, आयात निर्यात दोनों को। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 की महामारी के कारण पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिस कारण से भारत की जो जीडीपी है वो 2020 से 21 के वित्तीय वर्षों में स्वाभाविक रूप से नकारात्मक थी। इसके मद्देनज़र विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2022 से 23 के वित्तीय वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की से अधिक वृद्धि की होगी। तो मतलब यहाँ पे ये है कि
कोविड-19 वगैरह आ गया है, तो जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी नकारात्मक देखी गई थी। विश्व में तो नकारात्मक या मतलब एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही, लेकिन भारत को भी इसका प्रभाव देखना पड़ा। और फिर भी 2022 से 23 तक उम्मीद जताई गई थी, जो विश्व बैंक हो गई मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसके द्वारा, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 7% की वृद्धि देखी जाएगी, 7% की दर से। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक पहल, एक महत्वाकांक्षी नीति है जो भारतीय व्यापार समुदाय के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी, जो लंबे समय तक देश में बड़ी संख्या विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। इससे आने वाले पेशेवर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि भारत का जो वैश्विक व्यापार है, इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि भविष्य में भारत के लिए काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीय लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि मेक इन इंडिया यानी कि खुद हम निर्माण करें चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप सिंपल सी बात को यहाँ पे थोड़ा कंक्लूड करिए। भारत का वैश्विक व्यापार कैसा है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद कर लेने हैं। सिंपल सी बात है, जो आपको पॉइंट्स याद समझ में आ रहे हैं वो आप याद कर लीजिए। यहाँ तक आप एक सामान्य बातें याद कर सकते हैं कि स्वतंत्रता से लेकर भारत का व्यापार कैसा था, स्वतंत्र आज मतलब इतिहास में भारत का थोड़ा सा व्यापार था, आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, इतिहास में थोड़ा सा व्यापार था भारत का। इसके बाद भारत जब गुलाम बना था उस समय हम देखते हैं कि ब्रिटेन से ही भारत का व्यापार था। आज़ादी के बाद द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध भारत ने स्थापित किए, व्यक्तिगत व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ये आप सामान्य बातें याद कीजिए। आप फिर यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया, जिसके बाद 1992 में लुक ईस्ट की नीति की घोषणा की गई। मतलब जो ईस्ट के देश हैं उनकी तरफ भी देखा जाए, उनसे भी व्यापार बढ़ाया जाए, ऐसा भारत ने नीति पेश की। आसियान के साथ भारत व्यापार को बढ़ाने के लिए तत्पर है, उसके लिए कई सारे कार्य या प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स भी आप लिख सकते हैं कि आसियान के साथ अभी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है भारत के व्यापार की, हालांकि 10.5% का व्यापार है भारत का, तब भी यूरोपीय संघ और भारत के व्यापार बढ़ रहे हैं। और इसका एक कारण स्प्रिंग ऑफ पल्स है, जिसका मतलब ये है कि चीन अपना प्रभाव जमाना चाहता है और भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये सारे जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आप सामान्य बातें जो मैंने आपको समझाई वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये आप थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह है कि इतना इतना था, इतना बढ़ गया है उदारीकरण की नीति अपनाने के कारण भारत का, और वर्तमान समय में अमेरिका के साथ भारत का ज़्यादा व्यापार हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत की एक नई पहल है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर हम आगे बात करें तो आगे इसी टॉपिक में बात है कि भारत के व्यापार के रास्ते में क्या बाधाएं हैं, ऐसी वो कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी बाउंड्रीज़ हैं जो भारत के व्यापार में सही नहीं है, भारत के व्यापार के लिए सही नहीं है, वो कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए इन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। बस मैं आपको मेनली ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, उस ज़्यादा पढ़ाई हुई चीज़ों को आप अपने माइंड में सेव कीजिए। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द काम करते हैं यहाँ पर, और जल्द से मैं रीडिंग करके जल्दी से आपको समझा देता हूँ सारी बातें। तो यहाँ पे बाधाएं क्या हैं भारत के व्यापार में, तो सिंपल सी बात है, जनवरी 1995 में अस्तित्व में आने के बाद से भारत ने देखिए, जनवरी 1995 में अस्तित्व में आने के बाद से भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बीच अब WTO विवाद निपटान निकाय के समक्ष कई शिकायतें लंबित हैं। उसमें से बहु प्रमुख कृषि सब्सिडी, पर्यावरण, बाजार पहुंच, निवेश से संबंधित मुद्दे और खाद्य सुरक्षा मानक हैं। भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ जहाँ 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। यहाँ तक कि सरकार को भी कृषि जैसे कृषि कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए किसानों के बीच असंतोष की गहरी भावना का सामना करना पड़ रहा है। यह 1950 के दशक की शुरुआत के बाद से देश में राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है। अब यहाँ पे बात को समझिए, भारत का जो व्यापार है, भारत के व्यापार के रास्ते में जो प्रमुख बाधाएं हैं वो कहाँ से हैं। तो सबसे पहले जो बाधा है वो WTO के द्वारा भारत के लिए है। ऐसा है कि भारत के ऊपर कई सारे आरोप या भारत के ऊपर कई सारे दबाव डाले गए हैं WTO के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि भारत सही से नियमों का फॉलो नहीं कर रहा। WTO के द्वारा ये कहा जाता है कि जो सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे वो सिलेंडर के ऊपर दी जाए, खाद्य पदार्थों के ऊपर दी जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने का मतलब यह है कि लोगों को खुद छोड़ दिया जाए, लोग खुद अपना करें व्यापार वगैरह के द्वारा, सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। ये WTO के द्वारा प्रेशर डाला जाता है, ऐसा किया जाता है WTO के
द्वारा। इसके साथ ही भारत में किसानों को भी सरकार सब्सिडी देती है या न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। एक मिनिमम एमएसपी के बारे में आपने अभी सुना ही होगा, एक आंदोलन हुआ बड़ा जिसमें भारत सरकार ने अपने जो 3 लॉस थे, फार्म बिल्स थे, उनको वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उन बिल्स में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म किया गया था, बाजारीकरण को बढ़ावा दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। तो सही यही है कि जो WTO है, जो विश्व व्यापार संगठन है, जिसका निर्माण 1 जनवरी 1995 में साफ तौर पर किया गया था। पहले ये गैट के रूप में जाना जाता था। तो जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, इसमें कई सारे शिकायतें हैं, कई सारे मामले हैं जो कि भारत के लिए सही नहीं हैं। तो WTO के द्वारा प्रयास किया जाता है कि भारत की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे, लेकिन फिर भी भारत में अगर हम स्थिति को देखें तो ये संभव नहीं दिखाई देता पूरी तरह। भारत में आज भी गरीब लोग ज़्यादा हैं। भारत में आज भी हम कितनी भी मॉडर्निटी की बात कर लें, कितनी भी हम पश्चिमी देशों की तरह चीज़ें अपनाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर जब तक स्थितियाँ नहीं सुधरेंगी तब तक कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। तो मतलब अभी भी देश में उतनी गरीबी है जिसे हमें पहले सुधारना है, जिसमें हमें सुधार करना या कमी लानी है, तभी हम और भी ज़्यादा देश को विकसित कर सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये WTO के द्वारा प्रेशर डाला जाता है। इसके साथ ही दक्षिण एशियाई देशों के साथ, जो दक्षिण एशिया है कौन? दक्षिण एशिया भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान को भी ऐड कर लो, नेपाल को ऐड कर लो, श्रीलंका को ऐड कर लो, बांग्लादेश को ऐड कर लो, म्यांमार को ऐड कर लो, ठीक है, ये सारे मालदीव वगैरह को भी ऐड कर लो। तो ये दक्षिण एशिया यही है मेन। तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो असहयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत का व्यापार और बाधित हो रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि जो सार्क है, सार्क एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दिसंबर 1985 में यह अस्तित्व में आया था, लेकिन अस्तित्व में आने के बाद भी आर्थिक क्षेत्र में असहयोग के कारण पाकिस्तान द्वारा व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और जुझारू व्यवहार काफ़ी हद तक दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के में व्यापार संबंधों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि 37 शिखर सम्मेलनों के बजाय केवल सदस्यों ने सार्क की उत्पत्ति के बाद से 18 बार मुलाकात की है। सार्क के उद्देश्यों को कहीं ना कहीं याद किया गया है। दूसरी ओर दक्षिण एशिया क्षेत्र के देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखो, दक्षिण एशिया, भारत खुद, यार देखो, भारत के खुद भी कई सारे पड़ोसी हैं, और अगर हम लोग चाहें तो आपस में सहयोग स्थापित करके, जैसा कि हमने 1985 में एक संगठन भी बनाया था ना, सार्क संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाया था सार्क। हमने उम्मीद की थी कि हम व्यापार वगैरह को बढ़ावा देंगे, आपसी रिलेशन को अच्छा करेंगे, और जाहिर सी बात है हम दूसरे देशों में व्यापार करने से पहले आपस में व्यापार करें ना, जो कि हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट वाला हो सकता है। क्योंकि हम, देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन करूंगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। अगर मैं अमेरिका में सामान भेजूंगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। उसके अलावा अमेरिका के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। इससे अच्छा हम आपस में व्यापार कर लेंगे तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से टच में हैं, एक दूसरे के सटे हुए देश हैं, और हम एक दूसरे के हितों को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सार्क की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपसी दुश्मनी है, स्पेशली पाकिस्तान के द्वारा कई सारे ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसके द्वारा हम सहयोग नहीं देख सकते। पाकिस्तान ने एक बार तालिबान को भी शामिल करने का प्रयास किया था इस बैठक में। तो खुद सोचिए यार, तालिबान को कैसे हम उस समय, आज चलो हम मान भी सकते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में एक सरकार के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन उस समय तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि विश्व के लिए सही नहीं था। ठीक है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ही इसका नाम आता था पहले। हालांकि आज भी कई देश इसको मान्यता नहीं देते, लेकिन फिर भी आप खुद समझिए कि पाकिस्तान के साथ जो प्रतिद्वंद्विता है, जो व्यक्तिगत संबंध है भारत के, उसका एक बड़ा कारण है जिसके कारण सार्क में हमें सहयोग देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत के व्यापार में एक ये बाधा के रूप में हमें दिखाई देता है कि दक्षिण एशिया के साथ भारत के व्यापार अच्छे नहीं हैं, खुद आसपास के पड़ोसियों के साथ भारत के व्यापार अच्छे नहीं हैं, और जो ये पड़ोसी हैं ये दूसरे के साथ व्यापार करने को वरीयता दे रहे हैं। जैसे कि बांग्लादेश का व्यापार चाइना से बढ़ रहा है, और चाइना का व्यापार श्रीलंका से इतना बढ़ गया कि चीन, जो श्रीलंका है, वो कर्जे में डूब गया। तो ये क्या है? ये प्रतिद्वंद्विता है, दूसरे देश के साथ ये व्यापार करना चाह रहे हैं। चीन दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भारत को रोकने के उद्देश्य से दक्षिण एशिया और पूर्व दक्षिण एशिया में अपने आधार का विस्तार कर रहा है। इसके विपरीत भारत भारत विभिन्न क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय आर्थिक समूहों और व्यापार व्यवस्थाओं सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत ने क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक सहयोग से खुद को दूर रखा है, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
कहने का मतलब दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि देखो, चीन भारत की बजाय अगर हम चीन को देखें तो चीन दक्षिण एशिया में अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। चीन व्यापार के माध्यम से भारत को घेरने का भी प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ चीन का व्यापार भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ है भारत के लिए खतरा, भारत के लिए एक बाधा। भारत ने क्षेत्रीय व्यापार व्यापक आर्थिक सहयोग RCEP से खुद को दूर रखा है, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अब भारत ने जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग संगठन है उससे भी अपने आप को दूर रखा है, जिसमें चीन एक प्रमुख भागीदार है। यह उल्लेख करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत की लुक ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में, जिसे 1992 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। हालांकि बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें एक प्लस पॉइंट, तो 1992 में नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट की नीति को लागू मतलब सामने लाया था, जिसके द्वारा कई सारे प्रयास किए गए और उनके जो उत्तराधिकारी आए बाद में, जो प्रधानमंत्री वगैरह है, उनके द्वारा भी इस नीति को आगे बढ़ाया गया। सार्क से ज़्यादा भारत आसियान और यूरोपीय संघ G77 G20 के साथ संबंधों को सुधार कर रहा है। वास्तव में भारत के आर्थिक सुधारों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहरी द्वारा अच्छी तरह से समर्थन दिया जा रहा है। इसके अलावा द्विपक्षीय स्तर पर इसने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, इसलिए यह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को तेज कर रहा है। क्षेत्रीय संगठन सार्क की पिछले कई वर्षों से बैठक नहीं हुई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समूहों और उप क्षेत्रीय समूहों का संगठन कागज पर किया जाता है, वे वास्तविकता में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत अलग अलग देशों के साथ संबंध विकसित कर रहा है। यहाँ पे सिंपल सी इस पॉइंट में यही कहा गया है कि देखो, जो सार्क है, देखो सार्क अपने आप में एक संगठन है, और अगर हम चाहें तो सार्क के साथ व्यापार बढ़ाकर अपना भी व्यापार काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत का जो व्यापार है वो सार्क की तुलना में आसियान देशों के साथ ज़्यादा है, यूरोपीय देशों के साथ ज़्यादा है। भारत अपने व्यापार आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, G77 देश हो गए, G20 देश हो गए, उनके साथ व्यापार अपने बढ़ाने में ज़्यादा फोकस कर रहा है, या उसमें ज़्यादा सुधार हो रहा है और सार्क की तुलना में। तो यहाँ पे ये एक देखेंगे कि ये भी एक बाधा है कि भारत को सार्क देशों के साथ भी अपने व्यापार सुधारने हैं। ठीक है, तो भारत द्विपक्षीय व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है अभी अपने। इसके साथ ही भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल बिम्स्टेक को शामिल करते हुए BBIN, जिसमें बंगाल की खाड़ी के समुद्र के तट पर स्थित देश शामिल हैं, भारत के व्यापार परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। जबकि आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ भारत का संबंध और सहयोग G7, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान और फ्रांस जैसे विभिन्न औद्योगिक देश रूप में से शक्तिशाली देशों को स्पष्ट रूप से स्वागत योग्य संकेत है। साथ ही यह पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए बिम्स्टेक क्या है, इसको समझा देता हूँ। देखो, बिम्स्टेक जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन। देखो, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें कई सारे देश आते हैं, उनकी कई सारी बाउंड्रीज शेयर होती है। तो उन देशों, स्पेशली यहाँ पे हमने भूटान को भी शामिल किया, नेपाल को भी शामिल किया, जिसकी बाउंड्री टच नहीं होती बंगाल की खाड़ी से। लेकिन तब भी ये जो देश हैं ये आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक के रूप में एकजुट हुए हैं। ठीक है, तो भारत का जो व्यापार है वो इनसे भी बढ़ सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। व्यापार को बढ़ाना है इनके साथ भी, बिम्स्टेक के साथ भी, तो ये भी काफ़ी महत्व रखता है भारत के व्यापार के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन साथ में यहाँ पे हम ध्यान दें तो भारत का जो व्यापार है वो अफ्रीकी देशों, आसियान के जो देश हैं उनके साथ बढ़ रहा है, या उनके साथ सहयोग को बढ़ाया जा रहा है, या जो G7 देश हैं जिसमें बहुत औद्योगिक कंट्री शामिल हैं, बहुत विकसित देश शामिल हैं, तो इनके साथ भी भारत के व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सलाह के रूप में ये कहा गया है कि देश के व्यापार को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें ऐसा नहीं है कि हम देश में G7 देशों, जो बड़े जो देश हैं, जो औद्योगिक कंट्री, उनके साथ व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, और जो खुद के पड़ोसी देश हैं, जो बांग्लादेश या भारत, नेपाल जैसे देश हैं, इन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें इनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते समय ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ, अगर हम व्यापारिक संबंध स्थापित करें तो इनके साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़ दें। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अमीर या विकसित देशों के साथ आप व्यापारिक संबंध स्थापित करो और इनके ऊपर आप ध्यान ही ना दो। तो दोनों साथ चीज़ें लेकर चलनी है। ऐसा नहीं है कि हम
इन पर कम ध्यान दें, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब ये हमारे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। इस यहाँ पे ये इनकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही है कि सबके साथ, स्पेशली जो आपसी जो आसपास की कंट्री है, इनके साथ व्यापार को भारत को और भी ज़्यादा मजबूत करना है और चीन को थोड़ा पीछे ढकेलना है, क्योंकि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में उसका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बाधाएं थी, इन्हें आप आसान भाषा में समझ कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। थोड़ा फास्ट हुआ वीडियो इसलिए क्योंकि टाइम कम था और ज़्यादा से ज़्यादा बातें मुझे आपको समझानी थी। आई होप मैं सारी बातें आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।